स्वागत है आपका देश देख रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं देश के सांसदों और विधायकों के कामकाज की। आप कहीं भी काम करें, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, आपकी मैक्सिमम छुट्टी तय होती है। उससे ज्यादा छुट्टी अगर आप लें तो आपकी सैलरी कटती है, और अगर जरूरत से ज्यादा आप छुट्टी लेते हैं तो फिर छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन संसद और विधानसभाएं ऐसी जगह हैं जहां आप चाहे आए न आए, सैलरी पूरी मिलेगी। और तो और आपकी गैर हाजिरी पर सवाल करने वाला भी कोई नहीं। अब सवाल तो उठता है कि काम नहीं तो वेतन क्यों? देश की संसद 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया है। वहीं लोगों की समस्याओं को रखा जाता है और वहीं से उसका निदान भी निकलता है। लेकिन यह तो तब हो जब सांसद संजीदा हों, वो संसद की कार्यवाही में मौजूद रहें, अपने क्षेत्र के लोगों की परेशानियों की आवाज बने। सांसदों की मौजूदगी को लेकर पिछले 3 साल का आंकड़ा बहुत अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रहा है। संसद यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। यहाँ पहुंचते हैं देश भर के चुने हुए रहनुमा। देश की जनता इन लोगों को चुनकर इसलिए यहाँ भेजती है कि ये उनकी समस्याएं उठाएंगे और उसका निदान भी ढूंढेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? बहुत से ऐसे सांसद हैं संसद में जिनकी मौजूदगी 40% से भी कम है। सांसदों की मौजूदगी पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संस्था PRS लेजिस्लेटिव के मुताबिक सिर्फ 133 सांसद लोकसभा की 90% से ज्यादा बैठक में मौजूद रहे। पिछले 3 साल के डेटा पर नजर डालें तो डिंपल यादव का अटेंडेंस रिकॉर्ड काफी खराब रहा और वो सदन की मात्र 35% बैठकों में मौजूद रही। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी भी 35% ही है। लोकसभा में सबसे कम उपस्थिति रही MP से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह की। ज्ञान सिंह ने लोकसभा की महज 8% बैठकों में ही शिरकत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति का आंकड़ा भी बहुत अच्छा नहीं है। राहुल गांधी लोकसभा की मात्र 54% बैठकों में मौजूद रहे। उनसे अच्छा अटेंडेंस तो उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का है, जो बीमारी के बावजूद 59% बैठकों में मौजूद रहीं। इन दोनों से अच्छा रिकॉर्ड अहमदाबाद से बीजेपी सांसद परेश रावल का है, जो 68% बैठकों में मौजूद रहे। अक्सर रियलिटी शो में दिखने वाली बीजेपी सांसद किरण खेर लोकसभा की 86% बैठकों में मौजूद रहीं। यूपी के सीएम जो फिलहाल गोरखपुर के लोकसभा सांसद भी हैं, 72% बैठकों में मौजूद रहे। बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी 70% बैठकों में मौजूद रहे हैं। लोकसभा में सिर्फ 5 सांसद ही ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी 100% रही। इनमें बाधा से बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, जगत सिंहपुर से बीजेडी सांसद कुलमणि समल, उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, अहमदाबाद पश्चिम से बीजेपी सांसद कीर्ति सोलंकी और सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश चंद्र कौशिक। वैसे प्रधानमंत्री, कुछ मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी के आंकड़े नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि इनके लिए अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करना जरूरी नहीं है। अच्छी बात यह है कि सांसदों की उपस्थिति का राष्ट्रीय औसत 80% रहा है। पर सवाल उन सांसदों से है जिनका नाम बड़ा है, जो अपनी सेलिब इमेज की वजह से आसानी से चुन भी लिए जाते हैं और जनता को जिनसे उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, वो क्यों इस तरह से बैठकों को नजरअंदाज करते हैं? टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो देखिए, जिसको आपने जिम्मेदारी दी है कि आपकी किस्मत तय करें, देश के लिए कानून बनाएं, वो जब संसद में पहुंचते ही नहीं है तो देश के लिए कानून कैसे बनेंगे, देश की स्थिति कैसे सुधरेगी? और अगर वो संसद में, विधानसभाओं से गायब हैं तो उनको पूरी सैलरी क्यों मिलनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। कई मेहमान हमारे साथ हैं। नरेंद्र तनेजा हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, और अभय कुमार दुबे हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो लिस्ट आई उसको ये बताती है कि सिर्फ 5 सांसद ऐसे हैं, करीब दोनों सदनों को मिला के जो 800 के करीब सांसद है, सिर्फ 5 सांसद ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस फुल रहा है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। स्क्रीन पर आपके सामने है कि अगर ये कोई एग्जामिनेशन होता तो आप देखिए, सेकंड डिवीजन से पास होती सोनिया गांधी 59% अटेंडेंस के साथ। अगर अटेंडेंस
मार्क का एक पैमाना होता तो। डिंपल यादव 35%, मुलायम सिंह यादव डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, अच्छी हाजिरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छी हाजिरी 92% है। लेकिन ये जो लिस्ट है उसमें ऐसे भी नाम हैं जिनकी हाजिरी बहुत खराब भी है। ऐसे में चिंता होती है कि इतने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता, वो अगर सदन में नहीं पहुंचेंगे, संसद में नहीं पहुंचेंगे, तो फिर कैसे इनकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। अगर इनका एक्सक्यूज ये है कि क्षेत्र में काम करते हैं, शिबू सोरेन आपके सामने 31% हाजिरी, तो क्या सिर्फ क्षेत्र में काम करना ही काफी है? क्या संसद का कोई वजह नहीं इनके पास वहां जाने की? हेमा मालिनी 35%, 3rd डिवीजन। ये लिस्ट आपके सामने है, लिस्ट चलती रहेगी, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले तनेजा साहब, क्योंकि सरकार आपकी है, आप ही से पहला रिएक्शन लेंगे। हमारा सीधा मानना यह है कि अगर प्राइवेट जॉब्स में यह होता है, सरकारी नौकरी में भी यही होता है कि अगर आप हाजिर नहीं हैं तो उस दिन की तनख्वाह कट जाती है। इन सांसदों के साथ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए जिनको यह लगता है कि संसद में मौजूद रहना जरूरी ही नहीं है? मुझे लगता है दोनों चीजें होनी चाहिए, खाली मौजूद रहना काफी नहीं है। साथ में यह भी देखना चाहिए कि भाई कौन कितने एक्टिव हैं, कितना अटेंटिव हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी कितनी समस्याएं उठा रहे हैं, देश की कितनी समस्याओं पे बोल रहे हैं, वो विभिन्न विषय जो होते हैं संसद में अहम होते हैं उस पर कितना कर रहे हैं। आपने तमाम सारे नाम गिनाए है ना, कुछ नाम, अब ये मैं पार्टी से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं। देखिए, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है कि भाई जहां तक हमारा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, हमने 3 साल के अंदर, और क्योंकि डेमोक्रेसी है, जो भी फैसला होता है संसदीय अहम होती है उसके अंदर, आप हमारे फैसले दीजिए कि 3 साल के अंदर हमने कितनी तेजी से फैसले लिए हैं और संसद में कितना तेजी से काम किया है। और दूसरी बात यह कि जो तमाम फैसले इतने के लोग मीडिया और जर्नलिस्ट पत्रकारों को भी गिनने में दिक्कत हो रही है कि इतना तेजी से काम हो रहा है। तो संसद जो होती है वो काम के लिए होती है, फैसलों के लिए होती है, कानून बनाने के लिए होती है, और साथ में इसलिए होती है कि भाई जब पूरे देश की जो समस्याएं उसकी चर्चा वहां पे हो सके। तो जहां तक हमारे बीच में एक मौका आया था, ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूं, मौका आया था, हमको लगा कि अभी हमारे जो संसद सदस्य उतने नहीं पहुंच रहे, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया संसद के अंदर और संसद सदस्यों को कहा गया, दूसरे दिन से आपने देखा। तो ये सारी चीजें पारदर्शिता से करनी पड़ेगी। खाली सुबह आकर के हाजिरी लगा दी और उसके बाद गायब हो गए पूरा दिन, वो भी देखना पड़ेगा साथ में। लेकिन सबसे जरूरी बात है खाली उपस्थिति नहीं, आप आए तो आपने कितना पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट में जो जिम्मेदारियां, उनको कितनी जिम्मेदारी से निभाया और उसकी क्वालिटी क्या थी। ये कई 5-5 साल लोग रह गए, लेकिन हमने देखा कई नॉमिनेटेड सदस्य आए, कोई इसलिए कि क्रिकेटर हैं, कोई इसलिए कि फिल्म वाले हैं और आते ही नहीं है। तो हमको सब मिलाकर के सारी देखना पड़ेगा। अब कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आपने जिक्र किया, ठीक है, उनकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद वो इतना आई। मैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रशंसनीय है, तबीयत खराब थी उसके बावजूद। लेकिन राहुल जी का आप चाहे 2012, 2013, 2014 का रिकॉर्ड उठा लीजिए, वो तो संसद को लगता है गंभीरता से नहीं लेते। इंडिया टुडे ने 2014 में सर्वे किया था और उसमें जो लिस्ट उन्होंने बनाई थी बेस्ट एमपीज के साथ परफॉर्मेंस के हिसाब से राहुल जी बिल्कुल नीचे थे और अभी भी तस्वीर बदली नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि खाली हाजिरी नहीं, हाजिरी के साथ में आपकी परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या है, ये लोकतंत्र में मायने रखता है। चलिए, तो बिल्कुल आपने सही बात की कि भाई पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, बहस में आप कंट्रीब्यूट भी करें, नए सजेशंस भी लेकर आएं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो बहुत, शायद आज की जो स्थिति है उसको देखकर ये लगता है कि ये तो दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन हो जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा हमने मांग लिया कि सारे के सारे सांसद उतना कंट्रीब्यूट कर सके। एक बेसिक चीज तो अटेंडेंस है। आपने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम की उस पर नजर डाली है, तो अगर हम कंपनी से तुलना करें, मानिए आईओसी है, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आती है, उसके बावजूद उनके कर्मचारियों का अटेंडेंस पूरा हो, ये भी तो वो देखती हैं। जो अगर नहीं आता उनकी सैलरी कटती है। तो गवर्नमेंट एज अ होल आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? शायद अगर आपके सांसदों की और मौजूदगी होती तो और बेहतर काम हो पाता। नहीं, हमारे देखिए जो सांसद सदस्य हैं, लोकसभा हो राज्यसभा, आप उठा करके देख लीजिए, मौजूदगी अच्छी है, कंस्टिट्यूएंसी में लगातार काम हुआ है हमारा, चाहे वो पहला साल 35%। पार्लियामेंट, चलिए अभी बीजेपी की बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, कंस्टिट्यूएंसी से ले नहीं अपनी जो क्षेत्र है वहां कंस्टिट्यूएंसी से लेके लोकसभा तक आपको सारा काम देखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कहीं कोई पार्टी टिकती नहीं है। कंस्टिट्यूएंसी से लेके लोकसभा तक सारा काम एमपी को करना होता है और जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, संसद में भी और अपने क्षेत्र के अंदर भी। है उसमें देखिए तो मुझे पता था ये बात आएगी। एमपी जितना काम करते कोई कर नहीं पाया, 1947 से आज तक नहीं किया। ठीक है, चलिए वापस आपके पास आएंगे। राजीव जी, आपके पास आऊंगा। ये जो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है और क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारा काम होता है, क्षेत्र में भी काम
करना होता है। इससे एक तो आप कितना कन्विंस्ड हैं, दूसरी बात जो हमारा प्रमुख सवाल था कि क्यों ना सैलरी काटी जाए, जिस तरह से बाकी हम कंपनियों में देखते हैं, सरकारी कंपनियों में भी सिस्टम है कि अगर सैलरी नहीं तो पैसे नहीं। देखिए, अगर आप राजनीति को सेवा का सशक्त माध्यम मानते हैं तो संसद उसकी शीर्षक परिणति है। बिल्कुल। और संसद में रह करके आप अगर उसको सैलरी से बांधेंगे तो निश्चित रूप से यह अन्याय होगा सांसदों के साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो राजनीति को सेवा का सशक्त माध्यम मानते हैं। ये कोई कंपनी नहीं है राजनीति कि कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाएगा। अगर इसको आप वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे माय डियर फ्रेंड, तो देखेंगे कि 1 लाख में से कोई एक ही व्यक्ति जाकर के जो है ना सांसद या विधायक बनता है, तो 99,999 तो बेचारे ऐसी किलोमीटर खादी पहन करके ऐसे ही मर जाते हैं, इसलिए तो वीआईपी हो जाते हैं वो। अगर वो लोग बाग जाकर के अपना सेवा करते हैं, जैसे तनेजा साहब ने भी कहा कि वो सेवा करते हैं अपनी क्या नाम उसका क्षेत्र में या देश में पार्लियामेंट में बैठ करके बहस मुसाहिबों में हिस्सा लेते हैं, नीतियों पे कार्यान्वित करते हैं, अपनी नीतियों को बताते हैं, नीतियों को चेंज कराते हैं, नीतियों को नई नीतियों को बनाते हैं जिसमें देश चलेगा, तो निश्चित रूप से सांसद और विधायकों का ये कार्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि उसके बाद राजीव गांधी जी के समय से एक कार्य और हुआ कि सांसद निधि और विधायक निधि शुरू हुई, जिसकी वजह से क्षेत्रों में जाकर के नाली खड़ंजे से लेकर के अन्य बहुत सारे काम, सीवर की लाइन से लेकर के अन्य बहुत सारे विकास के काम सांसद और विधायकों को देखना पड़ता है। मेरा ये मानना ये है यहाँ पर निश्चित रूप से, जैसे राहुल गांधी जी के बारे में जिक्र किया मेरे मित्र ने, राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनको समय समय पर बहुत सारी जगह पूरे देश में जाना पड़ता है, देश का भ्रमण करना पड़ता है पार्टी के लिए, तो निश्चित रूप से कुछ प्रायोरिटीज वहां पे भी होती है, क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए भी होती है। प्रधानमंत्री महोदय कई बार संसद में नहीं आए, जैसे डिमोनेटाइजेशन की बहस थी, नोटबंदी की, वहां सिर्फ 1 दिन बहस में आए, बाकी क्या नाम उसका 1 महीने बहस से नजर रहे, तो हो सकता है वो पूरे देश में काम कर रहे हो, विदेशों में जाकर के देश के लिए कुछ काम कर रहे हो, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से संसद में विशेष रूप से सांसदों की जो आप कहेंगे उपस्थिति है, उपस्थिति बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि संसद में बहस मुसाहिबे अगर बेहतर होंगे, बहस बहुत बेहतर स्तर की होगी, अच्छे स्तर की बहस होगी और बहस निश्चित रूप से स्टालवर्ट बनकर के होगी, तो उससे निश्चित रूप से देश को भी लाभ होगा, संसदीय प्रणाली को भी लाभ होगा और प्रजातंत्र को भी लाभ होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अभय जी हमारे साथ हैं। अभय जी, अभी राजीव जी ने 2 बात कही, दोनों पर मैं आपकी राय चाहूंगा। पहली बात तो कि 1 लाख में एक आदमी पहुंचता है तो वो एक सेवा का माध्यम है, इसलिए उनको कंपनी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इस पर आपकी राय। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि काम बहुत सारे होते हैं, क्षेत्र में काम करने होते हैं, लगभग यही बात नरेंद्र जी ने भी कही, क्या ये अपने आप में एक एक्सक्यूज हो सकता है कि साल में जो 80 दिन संसद आपकी चल रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर वहां पर रिप्रेजेंट करें, अपने क्षेत्र की स्थिति भी बताएं और बहस में हिस्सा भी लें, तो क्या आप उससे बच सकते हैं क्योंकि क्षेत्र में बहुत काम है? देखिए, राजीव जी और तनेजा साहब ने जो कहा उनकी बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ। मैं ये भी मानता हूँ केवल हाजिरी लगाना ही काफ़ी नहीं है, कितना भागीदारी की बहस में, कितनी राजनीतिक चेतना दिखाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जिन 5 सांसदों के नाम बताए कि वो 100% हाजिर रहे संसद में, मैंने तो कभी भी उनको किसी बहस में भाग लेते हुए कभी उसका नाम ही नहीं सुना, ना कोई खबर पड़ी कभी। और जितना मैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों को देखता हूं, मैं तो कभी उन सांसदों को बैठे ही रहते होंगे वहां पर, तो वो केवल हाजिरी देना ही काफी नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सांसद को निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के एक नौकरी पेशा व्यक्ति की तरह नहीं देखना चाहिए। सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारियां बहुआयामी होती हैं और ऐसा कभी कभी हो भी सकता है कि वो अपनी अन्य जिम्मेदारियों के चलते संसद में और विधायिका में उस तरीके से भागीदारी न कर पाए, इस तरह दूसरे लोग भागीदारी कर रहे हैं। इस सब के बावजूद मैं एक और आंकड़े जो आपने खुद दिया उसकी तरफ आपकी निगाह खींचूंगा। वो ये है कि इन तमाम दिक्कतों के बावजूद कुछ सांसद कम आ रहे हैं और कुछ को आप केवल थर्ड डिवीजन पास कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की संसद में औसत आंकड़ा जो है वो 80% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सांसदों का औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रदर्शन बढ़िया है। तो ये कुल मिलाकर औसत के हिसाब से कोई बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है। दूसरे, अगर आप ये कहेंगे कि अगर संसद नहीं आता है तो हम उसकी तनख्वाह काट लेंगे, हम उसके भत्तों में कटौती कर देंगे, ये उचित नहीं होगा। अगर वास्तव में कोई संसद लगातार नहीं आ रहा है या सांसदों का एक ऐसा समूह है जिसको अलग से इनकी शिनाख्त की जा सकती है कि ये लोग संसद में गैरहाजिर रहते हैं, तो उनकी पार्टियों से कहा जाना चाहिए ये
स्पीकर की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, विधायिका के अध्यक्ष की तरफ से, उनकी पार्टियों से कहा जाना चाहिए कि ये सांसद आपके बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, ये संसद में हाजिरी नहीं देते हैं, आप कृपया पार्टी की तरफ से इनके ऊपर दबाव डालिए कि ये उसमें आए, पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ कुछ किया जाए। ये इस तरह के कुछ रचनात्मक तरीके अपनाए जाने चाहिए, इससे सांसदों पर दबाव पड़ सके, गैर हाजिर किस्म के सांसदों पर दबाव पड़ सके कि वो आए वहां पर। ये कहना कि उनकी तनख्वाह काट ली जानी चाहिए या उनकी भत्तों में कमी कर दी जानी चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार एक आंकड़ा आता है, जब कामकाज नहीं होता, प्रोडक्टिव सेशन नहीं होता, तब यह आंकड़ा निकल के आता है कि 1 मिनट में करीबन 2.5 लाख रुपए देश का नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं, देश चाहता है, सभी चाहते हैं कि संसद ज्यादा प्रोडक्टिव हो। अगर कैसे, फिर आप उपाय बताइए कैसे प्रोडक्टिव होगा अगर इन पर वो दबाव नहीं होगा कि हाजिरी जरूरी है, इनके पास बहुत सेफ एग्जिट है ये कहने का कि नहीं जी हम तो अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। अब न इनके आने जाने का कोई हिसाब है, न फिर आने के बाद आपने कितना पार्टिसिपेट किया इसका कोई मैकेनिज्म है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी अभय जी? देखिए, प्रोडक्टिविटी, मैं फिर कह रहा हूं कि एक फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी या एक बैंक की प्रोडक्टिविटी और एक विधायिका की प्रोडक्टिविटी, इन उत्पादकता के इन तीनों मानदंडों में हमें फर्क करना होगा। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर एक सांसद 5 साल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण और उम्दा सवाल उठा देता है, केवल एक 5 साल के अंदर, मैं समझता हूं उसके संसद में आना सार्थक हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार आए और हर बार बोले। मतलब अगर वो एक महत्वपूर्ण सवाल उठा सकता है, जैसे सारे देश का ध्यान किसी महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आकर्षित होगा, तो उसका नाम समझ लीजिए संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया। इसलिए उत्पादकता वाला फार्मूला यहां पे लागू नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है। राजीव जी, आपने एक बात कही थी कि यहां पर जो है एक सेवा का माध्यम है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि जो लोग, जो आपके सारे नेता, कई सारे नेता जिनकी उपस्थिति बहुत अच्छी है, क्यों वो ये इंश्योर नहीं कर सकते कि बाकी जिनकी कम है अटेंडेंस, उनका अटेंडेंस ठीक हो? एक तो पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सैलरी के माध्यम से हम इनके कामकाज को नहीं देख सकते, तो वो तमाम स्टेट जहां पर ये मांग उठती रही कि विधायकों का जो है सैलरी अब बढ़ा दीजिए, इनफैक्ट संसद में भी ये मामला आगे बढ़ा था काफी जोर शोर से कि जो सांसद है इनकी सैलरी डबल कर दी जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल सिस्टम से यहां तक पहुंचा हूं, मुझे पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कितनी दुश्वारियां होती हैं। व्यक्तिगत रूप से 4 बार जेल काटने के बाद और इतना संघर्ष करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि मैं सांसद बनूंगा या नहीं बनूंगा, या कभी केंद्रीय मंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। पॉलिटिकल लोग बाग निश्चित रूप से एक अंधेरी सुरंग में वॉक करते हैं और पता नहीं कब शहर होगी या नहीं होगी, या उसी सुरंग में दम घुट करके मर जाएगा। ये पॉलिटिकल आदमी की पीड़ा होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने बात कही कि हो सकता है कि कोई सांसद अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे हो और वो दोबारा भी चुने जा रहे हो, जबकि उसकी पार्टी हार जाए, जबकि उसकी पार्टी केंद्रीय चुनाव में हार जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन वो सांसद लगातार चुने जा रहे हो, तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो सांसद हो सकता है कि अपना कनेक्ट बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र की जनता से बेहतर रख रहे हो। वो सांसद ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, लेकिन ओरेटर होने के बाद भी वो कई बार अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाते हैं। अभी जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो सिर्फ अभी पीछे एक चुनाव जीते थे लोकसभा का, उसके बाद बाकायदा वो क्या नाम उसका राज्यसभा में रहे। मनमोहन सिंह साहब जीवन भर राज्यसभा में रहे, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि उनका सदैव इतिहास रेडी रहेगा कि गोल्डन पेन से लिखा जाएगा कि देश की इकोनॉमी को बेहतर करने में मनमोहन सिंह साहब का योगदान है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कार्यप्रणाली है। तो उस कार्यप्रणाली के हिसाब से हमें देखना होगा कि कौन सांसद अपने क्षेत्र में या अपनी क्या नाम उसका विधायिका में, पार्लियामेंट में, या फिर क्या नाम उसका अपनी सरकार में, या फिर अपनी विपक्षी पार्टी में संगठन के लिए कितना संकल्पित है। बहुत से सांसद ऐसे होते हैं जो कि ना तो ओरेटर्स होते हैं, ना क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर पाते हैं, लेकिन पार्टी के संगठन के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। विषय सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या सांसद नेक नियति से क्षेत्र में, संसद में, देश में या अन्य और जगहों में नेक नियति से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है। तनेजा साहब, एक बार आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हाल ही में मोदी साहब ने भी सांसदों को काफी डांट लगाई थी जो गैर हाजिर होते हैं, या फिर ऐसा मौका आया था कि जैसे ही मोदी साहब बाहर निकले, कई सारे जो बड़े नेता थे वो बाहर हो गए, जो सवाल पूछा जाना था उससे संबंधित मंत्री वहां पर मौजूद ही नहीं था।
ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भी यही कहा कि ठीक है हम प्राइवेट कंपनियों के तरह से या जो सरकारी कंपनियों के तर्ज पर हम सांसदों को नहीं देख सकते, वहां तो बात ठीक है, लेकिन इनकी अटेंडेंस बढ़े इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये कैसे इंश्योर करेंगे? नहीं, देखिए एक चीज, आप भी शायद संसद में जाते होंगे, मैं भी जाता हूं, मैं एमपी नहीं हूं लेकिन मैं जाता हूं अक्सर वहां संसद। इसका मतलब अगर वो लोकसभा में अपनी सीट पे नहीं बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि वो संसद में नहीं है, वो सेंट्रल हॉल में हो सकते हैं, किसी मंत्री से अपनी कंस्टिट्यूएंसी की समस्या को लेकर के संसद में ही मिल रहे होते हैं, या किसी विपक्ष के नेता के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, या किसी पत्रकार से बात या किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे होते हैं। देखिए हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औसतन 16 लाख लोग उसको चुन को भेजते हैं, 16 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व वो करता है लोकसभा में आके, जबकि इंग्लैंड के अंदर मात्र 17,000 लोगों का करता है, और उसकी सुख सुविधाएं, सैलरी वो क्या है, वो आप खुद गूगल में जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कंपैरिजन अगर आप कॉर्पोरेट से करने लगेंगे, और जो पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कोई पैसे के लिए आता है, इसलिए नहीं आता कि उसको सैलरी कितनी मिलती है। सोशल मीडिया पे मेरे पास भी रोज 2 मैसेज आते हैं, इनकी तनख्वाह काट दो, इनकी ये काट दो, इनकी वो काट दो। मेरा ये कहना है कुल मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब ध्यान हमको ये देना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर मैं पार्टी से हटके बात कर रहा हूं, अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये काम कुछ नहीं किया होता, उन्होंने सिर्फ तनख्वाह के बेसिस पे रहे होते, जो अब बढ़ी है, पहले क्या सैलरी होती थी सन 50 और 60 के दशक में, आप उठा करके देख लीजिए, कुछ नहीं होता था। और दूसरा साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो काम कितना का परफॉर्मेंस अगर वो नहीं करेंगे संसद के अंदर भी या अपने क्षेत्र के अंदर, दोबारा नहीं चुन के आते हैं। बार बार इस बात को देख रहे हैं। तो जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है, कॉर्पोरेट के अंदर शेयर होल्डर तय करता है। जनता यहां शेयर होल्डर से बड़ी होती है, उसकी समस्याएं प्रांत से अलग अलग होती हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का अपनी कंस्टिट्यूएंसी में केरल से आया, उसको केरल में कोई काम पड़ गया, उत्तर प्रदेश वाला, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला उसी शाम वापस आ सकता है, केरला वाला नहीं आ सकता। हो सकता है वो 3 दिन उपस्थित ना हो पाए, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी में जाके काम करता है। तो इसलिए मेरा यह है कि अगर इन संसद सदस्यों ने काम नहीं करा होता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के, तो आज दुनिया में जितनी भी विकासशील देश है, सब जगह लोकतंत्र खत्म हो गया। मात्र भारत में यही नहीं कि वो बड़ा है, मजबूत हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत का हवाला देती है, और भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां आज है उसमें लोकतंत्र एक है, और संसदीय प्रणाली की सफलता एक है। कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कंपैरिजन इस बात से करना, कॉर्पोरेट से करना, वो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। इससे जो एक और मेहमान हमारे साथ आ गए हैं, उनकी राय भी लेते हैं। असली उनका जो ऑडिट होता है हर 5 साल में होता है, और वही सबसे बड़ा ऑडिट होता है एक संसद सदस्य का। चलिए ठीक है, एक और मेहमान हमारे साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जो अटेंडेंस है सांसदों की वो बहुत ही खराब है, और सिर्फ 5 ऐसे सांसद हैं जिनकी 100% अटेंडेंस रही है। तो एक सवाल ये निकल कर आया कि जिस तरह से कंपनियों में ऐसा होता है कि अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो सैलरी नहीं मिलती है, उसी तरह सांसदों के लिए भी क्या ये लागू होना चाहिए क्या, कि अगर आप पहुंच ही नहीं रहे हैं संसद में सेशंस के दौरान, मात्र 80 दिन पार्लियामेंट चलती है साल में, तो फिर आपको पैसे क्यों मिले, सैलरी क्यों मिले? बिल्कुल नरेश जी, ऐसा होना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट के अगर मेंबर वहां पर नहीं आते हैं तो उनकी जो भत्ता है उसमें कटौती हुई। यहाँ विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा है, अगर यहाँ पर विधायक जो है हाउस अगर चल रहा है और वहां पर साइन नहीं करेगा तो उसके पैसे उसको नहीं मिलते हैं, पैसे कटते हैं। तो ऐसी स्थिति में एमपी के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि अगर लोकसभा का मेंबर पार्लियामेंट नहीं आता है तो उसके तनख्वाह से पैसे जो भत्ते के हैं वो कटने चाहिए, क्योंकि जनता चुनती है अपने एमपी को इसलिए कि वो उनकी समस्याओं को लोकसभा के अंदर उठाएगा, उन समस्याओं को हल कराएगा, जनता की समस्याओं को सरकार को बताएगा, और सरकार का विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को आकर्षण कराएगा। इसलिए अगर मेंबर वहां नहीं आता है तो उन समस्याओं को फिर कौन उठाएगा? इसलिए जनता चुनती है कि हमारा सांसद वहां पहुंच करके हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, समस्या हमारे प्रांत की है, उसको उठाने का काम करे। और अगर वहां पर एमपी जो हैं चुन के आते हैं वो नहीं आएंगे तो उस क्षेत्र की समस्या उठ नहीं पाएगी, हमारा भी यही सवाल और उन समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, हमारा भी यही सवाल है। काफी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि संसद को या विधायक को वहां विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर
हाजिर होना चाहिए। चलिए, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि यूपी में पहले से ये सिस्टम है कि जिसका साइन नहीं होगा रजिस्टर पे उसको उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलती, भत्ता नहीं मिलता। अटेंडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी क्या इंश्योर किया जाता है कि आकर विधायक से साइन करके न चला जाए और आके पार्टिसिपेट भी करे, या सिर्फ एक सिग्नेचर काफी है कि नहीं? देखिए, सिग्नेचर करके चले जाइए। साइन करना है आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए आना आवश्यक है। और एक बार आने के बाद जब वो आना जरूरी है, अब बोले या न बोले ये जनता तय करती है, लेकिन जब विधायक वहां पर आएगा, हाउस में रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा। ऐसे ही जो एमपी है पार्लियामेंट के, उनके लिए भी ऐसा आवश्यक होना चाहिए। अगर एमपी वहां पर आएगा तो वो क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में रखेगा और ध्यान आकर्षण होगा सरकार का, और सरकार उन समस्याओं को सुन करके उसको हल करने का काम करेगी। लेकिन अगर वहां पर एमपी आता ही नहीं है तो उन समस्या को फिर कौन उठाएगा, वो समस्याएं कैसे हल होंगी? तो जनता की समस्याओं की उपेक्षा होगी। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा या राज्यसभा में आना अनिवार्य करना चाहिए। चलिए, कुछ मिली जुली सी राय अब तक यहाँ पर तैयार हुई है। कुछ का मानना है कि जरूरी नहीं अटेंडेंस, कुछ का मानना है कि अटेंडेंस जरूरी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देश देख रहा है में आज हम बात कर रहे हैं उन सांसदों की, उन विधायकों की जो आपका वोट लेकर संसद और विधानसभाओं तक पहुंच तो जाते हैं, उनको सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं कि उनको इतनी हाजिरी देनी ही होगी। मन हो तो जाए संसद में, विधानसभाओं में, ना मन हो तो न जाए, कोई उनकी सैलरी पर कोई आंच नहीं आती। हमारा सवाल आज यही है कि जितना काम उतना पैसा, क्या ये एक फंडा हो सकता है? क्या जिस तरह से कंपनियों में जो एक मॉडल है वो यहाँ पर राजनीति में भी हो सकता है? क्या संसद विधानसभाओं में हो सकता है? क्या? कई मेहमान हमारे साथ हैं। अभय जी, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा और सवाल मेरा ये है कि ठीक है, मिली जुली राय आई, कुछ ने कहा कि ठीक है कटना चाहिए पैसा, अगर आपने काम नहीं किया, अटेंडेंस ही नहीं है तो फिर सैलरी पूरी कैसे मिलेगी। कुछ ने कहा कि नहीं, उनका काम बहुआयामी है, उनको बाहर भी बहुत काम करना होता है, तो कंपनी वाला मॉडल आप यहां नहीं देख सकते। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि अटेंडेंस अच्छा हो, इससे गुरेज किसी को नहीं है। अगर ऐसा है तो ये इंश्योर कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक्सक्यूज हमेशा बना रहेगा। उस सांसद या विधायक के पास भी एक्सक्यूज होगा जो साल भर जिसने कुछ ना किया हो, और गैर हाजिर होने के बहुत अच्छा एक्सक्यूज होगा कि हम तो क्षेत्र में काम कर रहे थे। कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है इंश्योर करने का कि उनकी अटेंडेंस हो और सिर्फ उसी स्थिति में वो वहां से गैर हाजिर रहें जहां जब वाकई बहुत जरूरी काम हो, उस पर भी निगाह रहे किसी न किसी की। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और उसी बात को मैं नए सिरे से और नए तरीके से कहना चाहूँगा कि सांसद विधायिका का जो सदस्य है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो दरअसल उस राजनीतिक दल से आया है जिसके टिकट पे वो चुनाव लड़ा है। वो राजनीतिक दल उसके ऊपर अच्छा खासा नियंत्रण रखता है। खास तौर से जब से दल बदल कानून लागू हुआ है, उसके बाद से जो एमपी और एमएलए है वो पूरी तरीके से राजनीतिक दल के कब्जे में है, तकरीबन कब्जे में है। राजनीतिक दल जब व्हिप जारी करता है तो उसको वहां संसद में मौजूद रहना, सदन में मौजूद रहना उसके लिए अनिवार्यता बन जाती है, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यहां तक कि उसकी सदस्यता तक जा सकती है उसकी। तो अगर राजनीतिक दल ये जिम्मेदारी लें कि वो अपने अपने सांसदों की हाजिरी बढ़वाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो संसद में आए, विधानसभा में जाएं, वहां पर बैठें, न केवल दस्तखत करें बल्कि बाकायदा भागीदारी करें। इसी तरीके से यही सबसे अच्छा और लोकतांत्रिक तरीका है उनकी हाजिरी बढ़ाने का। राजीव जी, आपके पास आऊंगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्या यह जिम्मेदारी आपकी पार्टी लेने को तैयार है? क्या इस दिशा में आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे हाजिरी बढ़ाई जाए, या आपको लगता है कि एक्सक्यूज कि वो क्षेत्र में काम कर रहे होंगे इसलिए उनका आना जरूरी नहीं है, ये ही बना रहेगा?
देखिए, जिनसे आप देश चलाने की उम्मीद रखते हैं, जो देश को चलाते हैं और देश की सेवा करते हैं, देश को निर्देश देते हैं या देश के लिए एक दिशा देते हैं, उनको अगर आप सम्मान नहीं देंगे, उनकी पीड़ाएं नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से, या वो आपकी पीड़ा नहीं समझेंगे, देशवासियों की पीड़ा नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं रिदम टूटेगा। और रिदम टूटने से ही लोकतंत्र को सबसे ज्यादा हानि होगी। लोकतंत्र को हानि होगी तो देश की संसदीय प्रणाली को हानि होगी। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल व्यक्ति जब शुरुआत करता है या सांसद या विधायक बनता है, तो शुरू में 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक उसको पता नहीं होता कि उसको क्या करना है, अपने परिवार को टाइम दे पाएगा नहीं दे पाएगा। उसकी जो धर्मपत्नी है बेचारी चाय बनाती रहती है, बच्चे कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहते हैं और सारा वो काम करता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। मैं ये कहना चाहता हूं इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को, जो अभय जी ने कहा बिल्कुल बहुत बेहतर बात की, राजनीतिक दलों को अपने सांसद और विधायकों को कहना चाहिए कि आपको बहस मुसाहिबों में जितने भी बहस हो रही हैं, जितने भी पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में बहस हो रही है, उसमें हिस्सा लेना है। आपको इस चैप्टर पे तैयारी करनी है या इस विषय पे तैयारी करनी है। हर दल के पास अपने अपने डिफरेंट जो विषय हैं उनके एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई आर्थिक विषय में बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई किसान के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी राय रखता है। कोई व्यक्ति अपना रक्षा संबंधी बहुत अच्छी राय रख सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है होम स्टेट पे जो होम नीति है, देश की जो गृह नीति है, उसको अच्छी राय रख सकता है। तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को उसके लिए अपने लोगों को तैयार करना होगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास, राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे भी बात करते हैं। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक है राजस्थान से, और इनसे चर्चा करने की खास वजह यह है कि हाल ही में राजस्थान में एक बिल पास हुआ, राजस्थान मिनिस्टर सैलरीज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2017, यानी जो पूर्व चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको अतिरिक्त सुविधाएं देने का इसमें प्रावधान है, और साथ ही जो विधायक हैं उनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर भी इसमें कुछ था, जिसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई और गवर्नर को खत लिखा कि बावजूद इसके कि उन्हीं की सरकार के दौरान ये बिल यहां पर पास हुआ विधानसभा में, उन्होंने राज्यपाल महोदय से गुजारिश की कि इस बिल पर साइन मत कीजिएगा। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं सैलरी, चाहे विधायकों की हो या सांसदों की हो, अगर वो सदन में उपस्थित नहीं है, विधानसभा में उपस्थित नहीं है, तो उनको सैलरी क्यों दी जाए? क्या उनके काम के आधार पर, अटेंडेंस के आधार पर उनकी सैलरी तय हो, यह जरूरी है कि नहीं है? देखिए, सैलरी महत्व नहीं रखती है। लोकसभा और विधानसभा का जब सेशन हो तो एमपी और एमएलए की एक कर्तव्य है कि वो सुबह से लेकर आखिर तक विधानसभा और लोकसभा में उपस्थित रहें, और विधानसभा और लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे और फिर वो वेतन उठाए या भत्ते उठाए, तो वेतन भत्ता एक सामान्य बात है, उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो उपस्थित हैं। कुछ लोगों का एक्सक्यूज ये है कि क्योंकि जो नेता हैं, जो राजनीति है, वो आपसे बहुआयामी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, आपको क्षेत्र में काम करना है और इसीलिए कई बार आप मौजूद नहीं रह पाते हैं। तो ये एक्सक्यूज कितना वैलिड है? देखिए, एक्सक्यूज कुछ टू सम एक्सटेंट ठीक है, जैसे शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, आप अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का सत्र, विधानसभा है तो महीने में साल भर में 20 या 25 सिटिंग टोटल होती है, आजकल सिटिंग होती नहीं है। पार्लियामेंट की सिटिंग्स होती हैं, तो पार्लियामेंट की सिटिंग्स में एमपी को क्षेत्र में रहने के बजाय जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र हो तो उनको सत्र में रहना चाहिए प्राथमिक रूप से। विशेष परिस्थितियों में अगर वो नहीं रह सके तो वो अलग बात है, बाकी तो उनको रहना ही चाहिए, हर हालत में रहना। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप शायद इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल भी एक है, उसका भी आप जवाब देते चलें कि सांसदों का सम्मान इतना फ्रेजाइल क्यों है? अगर उनसे ये मांग की जा रही है कि आप संसद में मौजूद रहिए, तो उनके सम्मान को चोट कैसे पहुंचती है, जैसा कि अभी आप कह रहे थे? देखिए, इसको मैं आपको ऐसा समझाना चाहूंगा, नहीं, सम्मान पे कोई चोट नहीं पहुंचती। जो भी व्यक्ति इस तरह से कहता है कि सम्मान पे चोट, अभी आप कह रहे थे ना कि उनका सम्मान बहुत है, उनसे नहीं पूछ सकते। ये नहीं कहेगा कि उसकी, नहीं, मैंने नहीं कहा कभी भी, नो, आप निकलवा के देख लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा। चलिए, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सांसद तो जवाबदेही उनकी निश्चित रूप से जनता के प्रति बनती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रति बनती है, इसमें कहीं कोई राय नहीं। पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है सांसद, और सांसद जवाबदेह अपनी जनता के प्रति जो उसको चुन के भेज रही है। या मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा, मान लीजिए कल को एक उदाहरण देता हूं, अभय जी बैठे हैं यहां पर और आप बैठे हैं, दोनों पत्रकार हैं, और मैं पॉलिटिक्स में हूं, कल को सांसद बन जाता हूं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और आप ये कहते हैं कि मेरी शादी में या मेरे परिवार की शादी में आपको आना जरूरी है, तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ है अपना प्रेस के लोग बाग जो है, तो
तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्रेस के मित्रों के जरूर शादी फंक्शन में जाऊं, या कहीं कोई क्या नाम का किसी कार्यकर्ता के मान लीजिए कोई गमी हो गई है या कोई शादी है तो उसमें जरूर जाऊं मैं। मुझे हो सकता है पार्लियामेंट का 1 सेशन 2 सेशन छोड़ने भी पड़े उसके लिए। तो निश्चित रूप से ये मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ज्यादातर समय, सबसे ज्यादा समय पार्लियामेंट में देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में एक एक्ट आप करते हैं, बढ़िया एक्ट करते हैं, तो पूरे देश की प्रेस आपको छापने का काम करती है और दिखाने का काम करती है, और उससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, आपके विचारों का लोगों को पता चलता है। तो मैं सांसद जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं तो सांसद नहीं हूं, लेकिन जो सांसद मुझे सुन रहे हैं, जो विधायक जो मुझे सुन रहे हैं, मैं विधायक भी नहीं हूं, उनको निश्चित रूप से विधायक में मतलब अपनी विधानसभा में और पार्लियामेंट में पूरा समय देना चाहिए और बहस में हिस्सा लेना चाहिए, बहस में अपनी बातें रखनी चाहिए, ठीक है राजीव जी, विवेक से अपनी बातें रखनी चाहिए, ठीक है राजीव जी, उससे निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है अभय जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे कमेंट चाहूंगा। जब राजीव जी कह रहे थे, इन्होंने 2 अजीब सी जो बात कही जो मैं समझ नहीं पाया ठीक से। संसद में मौजूद रहने से ज्यादा क्या किसी पत्रकार के शादी विवाह में जाना जरूरी हो जाता है? क्या ये कंफ्यूजन है जिसकी वजह से वहां पर अटेंडेंस नहीं लगता? और दूसरी बात, अगर संसद में होंगे तो छपेगा और पॉपुलैरिटी होगी, कुछ कंफ्यूजन है क्या कि अपने रोल को लेकर कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राजीव जी का मंतव्य ये रहा है कि इन दोनों भूमिकाओं में आपस में कोई टकराव है। सांसद को एक सार्वजनिक जीवन गुजारना पड़ता है। हाँ, सांसद को एक सार्वजनिक जीवन गुजारना पड़ता है, उसे शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, उसे अपने निजी जीवन भी गुजारना है, उसे राष्ट्रीय राजनीति का भी ख्याल करना है, उसे अपने क्षेत्र की एक सीमित इलाके की समस्याओं पर भी ध्यान करना है। उसे अगर पार्टी काम जिम्मेदारी देती है तो संगठन का काम भी उसे करना है, और साथ साथ में संसद में हाजिर रहने की जिम्मेदारी भी उसे निभानी है। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि सांसद के कर्तव्य बहुआयामी हैं और उनको निभाने के लिए उसको काफी प्रयास करने पड़ते हैं, और उन प्रयासों में हो सकता है कि किसी एक आयाम पर उसकी कोई चूक हो जाए। इसी बात को ख्याल में रखते हुए, बजाय इसके कि हम लोग कोई दंड व्यवस्था जारी करें कि उसका ये काट लीजिए वो काट लीजिए, उसकी अगर कोई सांसद बहुत आदतन गैरहाजिर रहता है, अगर उसको ये रेखांकित किया सकता है कि ये आदमी खासतौर से गैरहाजिर रहता है, तो उसकी स्पीकर की तरफ से पार्टी को शिकायत जानी चाहिए कि इसको दुरुस्त किया जाए। ठीक है त्यागी साहब, मैं आपके पास, माफ कीजिएगा तनेजा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, तनेजा साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए कि कम से कम जो ज्यादा गैर हाजिर है उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए? ठीक है, अगर सैलरी कट नहीं करेंगे, कोई और इसका तरीका हो, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़े और अटेंडेंस भी बढ़े। देखिए, लोकतंत्र के अंदर मुझे लगता है सबसे जो बड़ा फैसले लेने वाली जनता होती है। अगर आप काम नहीं करेंगे, ना संसद में करेंगे, ना कंस्टिट्यूएंसी में करेंगे, जनता बाहर फेंक देगी। 5 साल बाद देखिए, अगर हम तुलना जो है एक संसद सदस्य, एक सेकंड नहीं, अच्छा, इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तुलना हम जो है कॉर्पोरेट से करने लगेंगे, मुझे लगता है उसका पूरा प्रमाइस ही जो गलत है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। कई कम्युनिस्ट पार्टी हमारे यहाँ, सीपीएम वगैरह मैंने सुना है, कुछ और पार्टी जो वामपंथी हैं, उनमें जो सैलरी या अलाउंस जो भी मिलता है उसका ज्यादातर हिस्सा उनको अपनी पार्टी में जमा करना पड़ता है, अपनी जेब में नहीं ले जा सकते। तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा पार्टी में चला जाता है। हमारी पार्टी के अंदर कई लोग हैं जो कि पार्टी के नाम वो पैसा दे देते हैं। तो देखिए, हमको कुल मिलाकर के, और दूसरा आने वाले समय मैं चाहूंगा कि मध्य वर्ग के और लोग आए, गरीब लोग भी संसद में और आए, जैसे पहले भी आते थे। तो अगर वो हम ये कहने लगे हम आपका हर बात में पैसा काटेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग तो फिर कभी पॉलिटिक्स में आने की सोचेंगे भी नहीं। राजीव त्यागी ने बहुत अच्छी बात करी, मैं सहमत हूं राजीव त्यागी से कि भाई ज्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो तो नहीं बन पाते, ना एमपी बनते ना एमएलए बनते हैं। हमको इस तरह से सिस्टम लेकर के आना है कि लोग आए, सेवा करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एमएलए बने, जनता का सुख दुख जो है वो लेके समस्या को ढूंढे। और जो दूसरा कॉर्पोरेट, अगर आपने तुलना करनी है तो फिर ठीक तरीके से करिए। आप बताइए, जो 20 साल कॉर्पोरेट रहा है, कॉर्पोरेट में उसकी कितनी सैलरी होती है? वो तो महीने के 10 लाख कमाता है। और दूसरी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टेक होम कितना होता है? अगर हमने डिसेक्शन करना है तो उसको भी करें, लेकिन मुझे लगता है जनता ही तय करेगी। ये मैं और आप नहीं करेंगे, ना मीडिया करेगा, कोई जनता तय करेगी। और जनता का फैसला लोकतंत्र में, जनता को सुप्रीम रखिए, वो रिजेक्ट भी करती है, जो पसंद है उसको दोबारा चुनती भी है। लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और वही फैसला करेगी। चलिए, हमारे साथ रविदास जी भी हैं।
रविदास जी, आपने कहा 80% लोगों की हाजिरी ठीक होती है। 80% बहुत अच्छा। तो बाकी 20 भी ठीक करें, ठीक, आप दंड मत दीजिए, बाकी 20 भी ठीक करें, उसके लिए कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए, वरना फिर उन 80% जिनका पार्लियामेंट क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट क्लासरूम नहीं होता। मैं आपको आप एक सेकंड सुनिए, जर्मनी की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट, अमेरिका की सीनेट, मैं आपको डेटा देता हूं। मैं आपको डेटा, वो भी लोकतंत्र है। जापान की डाइट का, उसका भी आपको डेटा देता हूं मैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो कंपैरिजन सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, ये कंपैरिजन जो है ठीक नहीं है। अगर आपने, हमें ये देखना है कि काम कितना कर रहा है, काम के साथ। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट रोज आके बैठता है और कोई समस्या नहीं उठाया, उसने कभी मुंह ही नहीं खोला, कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठाया, उसके बारे में मीडिया को जो है पकड़ना चाहिए। क्या बात है, आप आते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। परफॉर्मेंस को देखिए, कंस्टिट्यूएंसी में परफॉर्मेंस देखिए, लोकसभा में परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस सही है और हाजिरी आपकी 70% है। रविदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तनेजा साहब, रविदास जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके सरकार के कार्यकाल में ऑलरेडी ये सिस्टम बनाया गया कि अगर वहां पर अटेंडेंस नहीं है तो भत्ते नहीं मिलते। रविदास जी, आप क्या कह रहे हैं इस पे? देखिए नरेश जी, ये बात आपने कही सही है कि जनता के पास तो 5 साल के बाद मौका मिलता है। हम लोग इसीलिए, अगर आपको याद हो, देश में आपातकाल लगा था आज से 42 साल पहले, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में हम लोगों ने आंदोलन किया था कि जनता को राइट ऑफ रिकॉल मिले, जनता को अधिकार मिले कि वो अगर अपना प्रतिनिधि उसने चुना है तो बीच में भी अगर उसका एमएलए और एमपी ठीक से काम नहीं कर रहा है या विधानसभा और लोकसभा के अंदर उसकी आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा है, जनता की जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो जनता को राइट ऑफ रिकॉल मिले, जनता को अधिकार हो कि वो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकता है। अगर उसका प्रतिनिधि, आपने देखा बहुत से ऐसे एमपी या विधायक हैं जो पूरे साल भर विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर आते ही नहीं है। उनकी समस्याएं उस क्षेत्र के अंदर, देखिए अगर शादी है किसी की या और कुछ बात है तो उसके परिवार के लोग, उसके पार्टी के लोग वहां जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर जो मेंबर है खाली वही आ पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी शादी से अधिक जरूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो सैलरी ले रहा है, विधायक तनख्वाह ले रहा है, तो विधायक और पार्लियामेंट को विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर आना चाहिए और जनता को राइट ऑफ रिकॉल का अधिकार मिलना चाहिए। उसका प्रतिनिधि अगर गलत चुन गया है और जीतने के बाद वो उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है, जीतने के बाद पार्लियामेंट में वो काम नहीं कर रहा है, प्रश्न नहीं उठा रहा है, तो जनता को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने आज से 42 साल पहले संघर्ष किया, जिसमें आपातकाल लग गया, और मैं आज से 42 साल पहले इसी बात को लेकर के लोगों ने जो है जेल काटी और 20 महीने लगातार आपातकाल में मैं स्वयं भी जेल के अंदर बंद रहा। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। जो व्यवस्था खराब है उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि जनता को जो है वो राइट टू रिकॉल मिलना चाहिए। इसके लिए आपने संघर्ष किया है, लेकिन अभी सरकार बीजेपी की है। बीजेपी के तनेजा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तागी जी, आपके पास भी आऊंगा। तनेजा साहब, पहले आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जनता तो फैसला देती ही है, जो अच्छा नहीं करता उसको बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन मिड सेशन क्या राइट टू रिकॉल का ये ऑप्शन हो सकता है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मल्होत्रा साहब ने राइट टू रिकॉल की बात करी, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उसके समर्थन में हूं। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नॉमिनेटेड कुछ लोग नहीं आते, अखबारों में अक्सर खबरें आती हैं। सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती थे जो छोड़ के चले गए क्योंकि वो नहीं आ पाते थे, लेकिन कुछ और लोग हैं, क्रिकेटर हैं, कुछ सिनेमा के एक्टर हैं, नहीं आते। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जो पार्लियामेंट में भी एक्टिव नहीं है और कंस्टिट्यूएंसी में भी एक्टिव नहीं है। या तो कानून ऐसा हो कि उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, अगर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाए ऐसा व्यक्ति, अगर वो नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मल्होत्रा साहब का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है, मेरी पर्सनल राय यह है कि राइट टू रिकॉल डेमोक्रेसी में उससे ऐतराज क्यों होना चाहिए, क्यों ऐतराज होना चाहिए? अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो उसको अगर वापस बुलाना पड़ता है तो ठीक है, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। यहाँ पे त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप भी इस मुद्दे पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, राइट टू रिकॉल।
देखिए, मैं पहले तो एक चीज ऐड करना चाहता हूं सांसदों और विधायकों के बारे में, विशेष रूप से सांसदों के बारे में। जो लोग बाग पॉलिटिकल प्रोसेस से निकल करके आए हैं विभिन्न दलों में, निश्चित रूप से वो पार्लियामेंट को प्रेम करेंगे, क्योंकि उनका पहला प्रेम राजनीति है। जो लोग बाग कला के क्षेत्र से, खेल जगत के क्षेत्र से, या अन्य बहुत सारे तरीके हैं राजनीति में आने के, अन्य बहुत सारे तरीके हैं सांसद बनने के, उन तरीकों से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनका पहला प्रेम वही होगा जिसकी वजह से वो वहां पे पहुंचे हैं। तो ऐसे लोग बाग अटेंडेंस भी कम रखेंगे, जवाबदेही भी उनकी कम होगी। तो क्या ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए? जो पॉलिटिकल प्रोसेस से विभिन्न दलों में लोग बाग आते हैं, वो पार्लियामेंट से नहीं आना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही, जो तनैया साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा, जवाबदेही उनकी भी तय होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट के शासन में बैठे, बहस में हिस्सा ले, अपने बात रखें, सब कुछ करें। दूसरी बात जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, वो ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में कॉर्पोरेट की जो बात आपने उठाई थी, माय डियर फ्रेंड, मेरा एक निश्चित राय है और मैं अपनी राय बेबाकी से हमेशा रखता है, रख भी रहा हूं इस तरह के। कॉर्पोरेट भी जब ही है, देश की व्यवस्था भी जब ही है जब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय प्रणाली देश में है और राजनीति सिस्टम पे हावी है, तभी देश में सिस्टम है। जिस दिन देशों में फौज हावी हुई है, वहां की पार्लियामेंट ध्वस्त हो गई है। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि संसदीय प्रणाली नहीं होनी चाहिए, हम इसको और पुख्ता करने की ही बात कर रहे हैं और लोकतंत्र को और मजबूत करने की ही बात कर रहे हैं। दुबे साहब, जैसा कि अभी यहाँ पर आरोप नहीं लगाया, देखिए सुनिए, चलिए दुबे साहब, जैसा कि अभी तनेजा साहब भी कह रहे थे और यहाँ पे रविदास जी भी कह रहे थे कि राइट टू रिकॉल का एक ऑप्शन होना चाहिए और आप भी एक मैकेनिज्म हो, इस पर बार बार जोर दे रहे हैं। लेकिन जो ऑटो, एक साथ एक बात और तनेजा साहब ने कहा कि ऐसा मैकेनिज्म हो कि ऑटो डीएक्टिवेट हो जाए अगर उसका परफॉर्मेंस वैसा ना हो, तो ये चीज तो पार्टियों की ओर से होगा नहीं, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनके सदस्य ऑटो डीएक्टिवेट हो जाएं, तब शायद राइट टू रिकॉल एक अच्छा ऑप्शन है। वो आपको लगता है कि इस दिक्कत को, कि अटेंडेंस को इंश्योर करे, पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे, अगर राइट टू रिकॉल होगा, और क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, प्रतिनिधि वापसी का अधिकार एक रेडिकल डेमोक्रेटिक राइट है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इमरजेंसी में जेल पूरे टाइम मैंने भी काटी है मैं, लेकिन ये साथ में ये कहना चाहता हूं कि इस अधिकार को लागू करना बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि निहित स्वार्थ जो हैं किसी अच्छे सांसद के खिलाफ भी राइट टू रिकॉल का उसके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मुहिम छेड़ सकते हैं और फिर सांसद और इसी जद्दोजहद में फंस जाएगा कि हमारे खिलाफ राइट टू रिकॉल की मुहिम जो है वो कामयाब ना हो जाए। तो ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। किसी बड़े नेता के खिलाफ छुटभइये लोग इस तरह का शोषा छोड़ सकते हैं और वो राइट टू रिकॉल मामला शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पूरे मसले को ज्यादा गंभीरता से और दूरगामी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि जो अक्षम सांसद हैं, अयोग्य सांसद हैं और जो साबित हो चुका है कि बिल्कुल बेकार हैं, उनका जनप्रतिनिधि बनने से लोकतंत्र को कोई योगदान नहीं होता, वो लोकतंत्र के ऊपर बोझ हैं, उस बोझ को लोकतंत्र कैसे उतारे, इसके ऊपर अलग से गौर किया जाना चाहिए। इसके कुछ संस्थागत उपाय होने चाहिए, जैसे तनैया साहब ने कहा वो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाए, तो ये सब कैसे होगा, उसके संस्थागत, उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा, इसके ऊपर खास तौर से विशेषज्ञों को सोचना चाहिए। तो आपके यहाँ पर इनपुट्स क्या होंगे, किस तरह से संभव हो पाएगा? देखिए, मैं तो कहता हूं कि इसके लिए कमेटी बने और संसद के अंदर कमेटी बने, गंभीर पुराने जो और तपे तपाए जो सांसद हैं वो बैठें और इस समस्या के विभिन्न पहलुओं के ऊपर सोचें। बहुत ही गंभीर मसला है, केवल इसलिए कि कभी आंदोलन हुआ था हम आज उसका उस तरह से आंख बंद करके समर्थन नहीं कर सकते। बावजूद इसके कि आदर्श स्थिति यही है कि जो सांसद लोकतंत्र पे बोझ है, लोकतंत्र को उसे उतार के फेंक देना चाहिए। मैं इस बात से मेहरोत्रा साहब की सबकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज की चर्चा लेकिन ये कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, छोटी मोटी चुनौती नहीं है। चलिए, आज की चर्चा की मुझे लगता है कामयाबी इसी बात में है कि जितने भी हमारे सदस्य हैं उन्होंने पार्टी लाइन और उस तरह से कोई बात नहीं की, राजनीति की कोई कोशिश यहाँ पर नहीं की, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपने अपने हिसाब से रखा। तनेजा साहब, आपने बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स यहाँ पर दिए कि ऑटो डीएक्टिवेट हो, राइट टू रिकॉल को भी आपने फेवर किया। ये सब इंश्योर कैसे होगा, ये इन्फोर्स कैसे होगा, कैसे एक बेहतर प्रणाली हमारी और हो जाए और मजबूत हो जाए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं, हमने
अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो उपलब्धि हासिल करी है, हम सबको उसका फख्र होना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अमेरिका से तुलना ना करें, विकासशील देशों में भारत जो हासिल कर पाए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कमियां हो सकती हैं और कमियां होंगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक सिस्टम में अगर कमियां होती हैं, सब राजनीतिक दलों को मिल करके और जो लोग इसमें और स्टेक होल्डर मिल करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा यह मानना है कि जो हमारी उपलब्धि है बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया तमाम आज भारत की इसके लिए तारीफ करती है। मैं दुनिया की तमाम संसदों में जाके देख चुका हूं और ऐसी ऐसी संसद में गया हूं जहां मात्र 4 लोग बैठे हुए होते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, एमपीज अपने कमरे में बैठे होते हैं, वहां से प्रोसीडिंग को फॉलो करते हैं, वहीं से कई दफे तो बोलने का भी उनको अधिकार दे दिया गया है आजकल। तो मेरा यह कहना है कि बड़ी उपलब्धि 80% अगर औसत निकलता है, यह बिल्कुल बुरा औसत नहीं है। लेकिन हमको माहौल ऐसे बनाना है कि राजनीति में पैसे की भूमिका कम हो, जिससे गरीब और मध्य वर्ग और पढ़ा लिखा तबका ज्यादा राजनीति में आए और आकर्षित हो और इतनी तनख्वाह हम उसको दे सकें कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। क्योंकि मध्य वर्ग का व्यक्ति जब आता है, गरीब आता है दिल्ली जैसे शहर में, वो सर्वाइव भी कर सके जरूरी। तो फोकस पैसे पे न रखिए, फोकस परफॉर्मेंस पे हो, कंस्टिट्यूएंसी और संसद में भी, और उसके लिए जो भी हमको करने की आवश्यकता मिलकर करें। लेकिन यह कहना है कि हर एमपी को उसको कॉर्पोरेट की तरह ट्रीट करें, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं होगा। जनता पे यह फैसला छोड़िए और जनता ही तय करेगी। चलिए बिल्कुल। और हमारा जो मुख्य सवाल भी था कि काम नहीं तो वेतन क्यों, इसका मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि कॉर्पोरेट की तरह ही इनको आप ट्रीट कीजिए। कुल मिला के एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर वहां पर मौजूद नहीं है तो क्यों मौजूद नहीं है, ये सवाल पूछने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, और अगर वो मौजूद नहीं है तो कुछ एक्शन हो, ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए। राजीव जी, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे कि कैसे इन्फोर्स होगा आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से किस तरह का सपोर्ट मुमकिन होगा अगर बीजेपी इस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर आती है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 30 से ऊपर देशों में नई व्यवस्थाएं लागू की, और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि 70 वर्ष में भारतीय लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली ने नित नए आयाम रचे हैं और उसकी जड़ें मजबूत हुई है। सिर्फ भारतवर्ष में ऐसा हो पाया कि जो पहली व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चालू हुई थी, वो आज तक चालू है, आज तक शुरू है उसकी, आज तक अनवरत यात्रा पे है भारतीय लोकतंत्र, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसको बेहतर करने के लिए जैसे एक सजेशन आया था कि लोकसभा के स्पीकर या आपके सभापति राज्यसभा के निश्चित रूप से पार्टियों को चेता सकते हैं कि आपके फला जो सांसद हैं उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उनकी एक्टिविटी कम है या उनकी अटेंडेंस कम है। ये सजेशन हो सकता है, बढ़िया सजेशन आया था। दूसरा सजेशन ये है कि निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विभिन्न दलों के, उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि उनका कौन सांसद किस बात में हुनर रखता है, किस क्षेत्र में हुनर रखता है, किस विषय पे हुनर रखता है, उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए। उस क्षुद्र राजनीति से बाहर निकल करके मेरा है या तेरा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के बेहतर रूप से हम बेहतर व्यवस्था ला पाएंगे और बेहतर लोगों को उसका मौका दे पाएंगे। तीसरा जो सजेशन है कि निश्चित रूप से जो लोग बाग दूसरे तरीके से राजनीति में आते हैं, सभी दल के नेता अगर उनको रोकने का काम करेंगे तो लोकतंत्र और खूबसूरत होगा। रविदास जी, आखिरी 1 मिनट अगर आप भी कुछ कह सकें। आपने कहा यूपी में हमने लागू कर दिया, केंद्र को आपकी ओर से कोई मैसेज है कि इस मामले में कि कैसे सुनिश्चित हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो विधायक हैं या सांसद हैं उनके ऊपर यह अधिकार हुई है कि राइट ऑफ रिकॉल का, और जिस दिन ठीक है जनता को यह अधिकार मिल जाएगा, आप देखिएगा उसी दिन से राजनीति में करप्शन अपने आप दूर हो जाएगा। सांसद को, विधायक को जनता का डर रहेगा कि 5 साल से पहले भी हमको जनता बाहर कर सकती है। तो जनता को ये अधिकार जिस दिन मिल जाएगा उस दिन बहुत कुछ मैं समझता हूं कि सांसद और विधायक जो हैं वो ठीक से बढ़िया ढंग से काम करेंगे, पार्लियामेंट भी आएंगे, जनता के बीच में भी रहेंगे और पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को उठा करके उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी राय है कि ये राइट ऑफ रिकॉल का अधिकार जनता को मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविदास जी आपका, तनेजा साहब आपका, त्यागी जी आपका, माफ कीजिएगा वक्त अब बिल्कुल नहीं बचा है, और अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सवाल हमारा यही था कि जो गैर हाजिर हैं, जो सांसद विधायक, उन पर कोई एक्शन होना चाहिए क्या? ज्यादातर लोगों की राय यही है कि ठीक है,
कंपनियों के स्टाइल में आप वेतन नहीं काट सकते, लेकिन तो भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये सब मानते हैं। और ये सारे सांसद और विधायक भी सुन ले कि अब अगर वो अपनी जिम्मेदारी से गायब रहेंगे तो बच नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ एक्शन जरूर होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि देश देख रहा है। नमस्कार।